नमस्कार बच्चों, मैं विपिन कुमार सिंह, टीजीटी सोशल साइंस, केंद्रीय विद्यालय आईआईटी कानपुर। आज हम लोग पढ़ेंगे कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं मार्जिनलाइजेशन क्या है। जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि समाज के बहुत सारे तबके ऐसे हैं, देयर आर सो मेनी ग्रुप्स, ट्राइबल ग्रुप्स, माइनॉरिटी ग्रुप्स, दलित्स, जिनको हम समाज की मुख्य धारा से अलग करते थे प्राचीन समय में। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। बट हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दैट इज मार्जिनलाइजेशन, हाशियाकरण, किसी को किनारे लगाना। हाशियाकरण क्या है? किसी को किनारे लगाना। उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, उसका जो वर्ड है यहाँ पे पर्टिकुलर टर्म दिया हुआ है, वो टर्म यहाँ पर है कन्फ्रंटिंग। कन्फ्रंटिंग का मीनिंग है कि हम जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है, मार्जिनलाइजेशन, हाशियाकरण, किसी को किनारे लगाना, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हाउ कैन वी इन्वॉल्व देम इन द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी। सो फॉर दैट वी कैन यूज द कॉन्स्टिट्यूशन। In our constitution there is one thing, that is fundamental rights. Fundamental rights. Fundamental rights, these are the rights that are provided by our constitution makers to all the citizens of our country to protect their rights in the society. So here is the first topic of this chapter, invoking. Invoking the fundamental rights. अब यहाँ पर एक नया टर्म हमें मिल गया है, invoking। जैसे हमें पहले क्या मिला था? confronting। confronting का मतलब हमने जाना कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कैसे हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक फिर नया टर्म मिला, invoking। यहाँ इसका मतलब है टू यूज द फंडामेंटल राइट्स। हम अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग करके मार्जिनलाइजेशन जैसी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने 7 तरह के मौलिक अधिकारों की रचना की थी, जिसमें से संपत्ति का जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं इसके कंसर्न में, मार्जिनलाइजेशन की। उसके कंसर्न में जब हम बात करेंगे तो जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में डिस्कस किया था कि जो दलित समुदाय होते हैं या अल्पसंख्यक समुदाय, माइनॉरिटीज और द दलित्स, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द मेन सोसाइटी इन द एंशिएंट इंडिया। When our constitution makers, they make the constitution for our country, they provided the fundamental rights. There is one article, that is article 17. Article 17 is a fundamental rights that provides the protection against untouchability. It means no one can practice the untouchability in the society. आप किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकते हैं उसके जाति के आधार पर कि वो दलित वर्ग से है, उसके साथ छुआछूत नहीं कर सकते हैं। ये फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हमें, और इसी फंडामेंटल राइट्स के आधार पर दलित समुदायों ने डिमांड की, जिसके आधार पर संसद के द्वारा बहुत सारे कानून बनाए गए हैं जो कि पनिशबल क्राइम है। अगर आप छुआछूत करते हो, किसी को मंदिर में जाने से आप नहीं रोक सकते हो, किसी को पब्लिक फैसिलिटीज को यूज करने से आप नहीं रोक सकते हो। ये सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं के समाधान के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें एक आर्टिकल दिया है, दैट इज आर्टिकल 17। और इसी तरह एक आर्टिकल हमें और मिला है, दैट इज आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 के थ्रू क्या होता है कि हम किसी भी व्यक्ति के साथ इस आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे कि वह पर्टिकुलर रेस का है, रेस या किसी जाति का है या किसी धर्म से है या पर्टिकुलर किसी जगह पर पैदा हुआ है। इट मींस कास्ट, रेस, बर्थ प्लेस, इन सब के आधार पर हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं सोसाइटी में।
that is provided under the Article 15. It means ये जो दोनों आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है दलितों की समाज में उपेक्षा न हो पाए, इसलिए उन्हें संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसी तरह जब हम अल्पसंख्यक की बात करते हैं, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कुछ अल्पसंख्यक समुदायों के बारे में पढ़ा था, जिसमें मेन हम लोगों ने पढ़ा था मुस्लिम समुदाय, और दूसरा जो हमारे देश में समुदाय है पारसी समुदाय जो कि अल्पसंख्यक है। इसी तरह कुछ और भी हैं। इन लोगों के लिए भी फंडामेंटल राइट्स में कुछ प्रोविजंस प्रोवाइडेड हैं जो कि आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक है। कुछ रिलीजियस फ्रीडम है और कुछ कल्चरल और एजुकेशनल फ्रीडम्स हैं। इनके द्वारा वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने कल्चर को बढ़ावा देने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं जहां पर वो अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं, अपने लोगों को पढ़ा सकते हैं। इस तरह की सारी व्यवस्थाएं फंडामेंटल राइट्स में की गई हैं। इट मींस यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि जो समस्या समाज में व्याप्त थी, प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम वाज मार्जिनलाइजेशन, किसी को किनारे लगाना, समाज में उचित स्थान न देना। इट मींस उनकी डिग्निटी को ब्रेक करना। तो उनकी डिग्निटी ब्रेक ना हो उसके लिए फंडामेंटल राइट्स के थ्रू भी हम उसकी उनकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या उनको मार्जिनलाइज्ड होने से बचा सकते हैं, जिसके लिए संविधान में भी प्रावधान है। और इन प्रावधानों के आधार पर समय समय पर बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं जो कि इनके अधिकारों की रक्षा करते हैं। किसके? जो मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी थी या मार्जिनलाइज्ड ग्रुप थे। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में दलितों के बारे में पढ़ा, मुस्लिमों के बारे में पढ़ा कि कैसे उनके समाज में शिक्षा या आर्थिक चीजों तक उनकी पहुंच नहीं बन पा रही थी। इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे पास जो एक हथियार कह सकते हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया हुआ है, इन्वोकिंग द फंडामेंटल राइट्स। इट मींस यूजिंग योर फंडामेंटल राइट्स, no one can suppress you. For that you can go, if someone is breaking your fundamental rights, if someone is suppressing your fundamental rights, you can directly go to the Supreme Court. It means you have the right to protect your human being rights, that is dignity, self-respect. There are so many articles provided in the fundamental rights. तो आज का जो हम लोग पढ़ रहे थे कि इनकी समस्या को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इसमें हमने पहला जो टॉपिक पढ़ा, हाउ कैन वी सॉल्व द मार्जिनलाइजेशंस, दैट इज अ प्रॉब्लम। सो वी स्टडीड दैट फर्स्ट यूज ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इन्वोकिंग द फंडामेंटल राइट्स। अगला टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे और आज का होमवर्क आप लोग नोट कर लीजिए।